प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं फकीर हूँ, जब चाहूंगा झोला उठाऊंगा चल दूंगा। इनका कौन सा भरोसा है? ऐसे तमाम प्रकार के जहरीले नीति वो आप बना देंगे और हम लोग झेलेंगे, वो झोला उठाएंगे गुजरात। ये तो 2014 से चला आ रहा है, हम झोला उठाएंगे चल देंगे। देखिए चल तो दिए झोला उठा के, चल दिए यूजीसी ला के लाद के सवर्णों का सर्वनाश करके अभी झोला उठा के निकल लेंगे। आज हुआ क्या कर रहे हैं, इसका रिजल्ट इस बार मिलेगा सबका। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, यूजीसी को लेकर जिस तरह से लगातार सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंक रहे हैं। और तो और साथियों, जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं कि जब हम इनको सत्ता मिला सकते हैं तो सत्ता से हटा भी सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, तो सवर्ण समाज के लोग भाजपा पर फायर हैं, मोदी पर फायर हैं। अब ये नहीं चाहते हैं कि भाजपा दोबारा सत्ता में आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। और यही कारण है साथियों कि जो भी यूजीसी के विरोध में विरोध कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार एक के बाद एक आपत्तिजनक कमेंट करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उनके पुतले फूंक रहे हैं। लेकिन साथियों, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जो सनातन धर्म के लोग ये कहते थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी हैं तो मुमकिन है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आज उनको क्या हो गया अचानक कि इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में नारेबाजी लगाने लगे और साथ ही साथ उनके पुतले बनाकर फूंकने भी लगे। साथियों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो वर्तमान समय में हो रहा है। आखिर कैसे अचानक में ये सवर्ण समाज के लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, आज वो हिंसा पर उतर आए हैं। लेकिन साथियों, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम बता दें आपको कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 15 जनवरी 2026 से एक नियम लागू किया गया है। पहले ये नियम था कि विश्वविद्यालय के अंदर अगर SC ST के छात्र के ऊपर किसी भी प्रकार की जातिगत टिप्पणी होती है, जातिगत भेदभाव होता है, उसको किसी भी प्रकार के द्वारा शोषण किया जाता है, और अगर जिसके ऊपर शोषण किया जा रहा है वो शिकायत करता है तो सीधे कार्रवाई की जाती थी। लेकिन साथियों, अब नियम में बदलाव ये हुआ है कि अब SC ST के समाज के लोग ही नहीं, बल्कि OBC वर्ग के भी लोग यदि उनके ऊपर शोषण होता है और वो शिकायत करते हैं तो सीधे कार्रवाई होगी शोषण करने वाले पर। और यही कारण है साथियों कि सवर्ण समाज के लोग विरोध करना शुरू कर दिए। उनका कहना है कि पहले तो हम SC ST एक्ट से परेशान थे, लेकिन अब OBC के वर्ग के लोग भी हम पर हावी हो जाएंगे तो कुल मिलाकर हम कहाँ जाएंगे। मतलब साथियों, साफ है कि जो भी जातिवादी हैं, जो भी इस तरह का कृत्य करते हैं, अब उनको डर सताने लगा है कि अब तो हम पर डबल कार्रवाई होगी। यानी पहले SC ST एक्ट से हम परेशान थे, अब OBC समाज के लोगों से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यही कारण है साथियों कि जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं सीधे मैदान में आ चुके हैं, सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनको स्वीकारना होगा कि कहीं ना कहीं जातिगत जो भेदभाव होता है सबसे ज़्यादा कौन करता है, सबसे ज़्यादा शोषण किसका होता है। स्वाभाविक है साथियों कि सबसे ज़्यादा शोषण होता है तो दलित समाज के ऊपर होता है, उसके बाद OBC वर्ग के लोगों पर भी होता है। क्योंकि लगातार जिस तरह से कृत्य किया गया, किस तरह से लगातार चोटी काटने का जो मामला सामने आया, आपने देखा साथियों। और ये चोटी काटने वाले कौन थे? ये सवर्ण समाज के ही लोग थे। जात पात की व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई है? तो सवर्ण समाज द्वारा बनाई गई है। तो कुल मिलाकर जातिवादी मानसिकता
किसके अंदर व्याप्त होती है, तो सवर्ण समाज के अंदर ज़्यादा व्याप्त होती है। इसीलिए जो ये कानून था, कहीं ना कहीं इस कानून को बनाया गया, लेकिन इस पर सवर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब साथियों साफ है कि जो भी सवर्ण समाज के लोग हैं, जिनको लगता है कि हम जातिगत भेदभाव करते हैं और जिन पर हम जातिगत भेदभाव करते हैं, अगर वही खड़े हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इसी पर तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि यूजीसी का विरोध वही कर रहे हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि दुराचार डर रहा है कि अगर नियम लग गया तो वो छात्रों का अंगूठा कैसे काटेगा। तो छात्रों का अंगूठा काटने वाला दुराचार इस नियम से कहीं ना कहीं अब वो जल रहा है, इसीलिए वो विरोध कर रहा है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने और क्या कहा था, पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। पहली बात यह है, जो लोग विरोध कर रहे हैं 90% लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को भी जोड़ा है, दिव्यांगजनों को भी जोड़ा है। तो सिर्फ SC/ST के लिए नहीं, OBC को भी जोड़ा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उसमें EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सारे ही सामान्य जाति के बच्चे हैं, ये अलग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसमें SC/ST OBC नहीं है, सिर्फ सामान्य जाति के बच्चों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो उनको भी उसमें ऐड कर लिया गया। तो फिर किसी को दिक्कत क्या हो रही है, फिर वो सामान्य के, दलित के और पिछड़ों क्या। मैं तो इसको एक ट्रैप मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जैसे SC/ST 2 अप्रैल 2018 में जो है आंदोलन के बाद उसको जो है मजबूत करने के बाद सरकार ने की, लेकिन आज भी लगातार 7 साल से कम जो मुकदमे हैं, 7 साल से कम जिनमें सजा है, उन पे वो गिरफ्तारी नहीं करती पुलिस। तो इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो सरकार इम्प्लीमेंट तो करा नहीं पा रही। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, बच्चों की बात कर रहे हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसरों के हाल पूछिए आप जाके यूनिवर्सिटियों में। आप कोई PSU उठा लीजिए जहाँ रोस्टर फुलफिल हो रहा हो, जहाँ प्रमोशन दिया जा रहा हो, आपको DOPT गाइडलाइन फुलफिल हो रही है 45 दिन वाली, उसे भी छोड़िए। आप कोई सी सरकारी डिपार्टमेंट उठा लीजिए। अब मैं आपको इसी की बात करता हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय सरकार का सुनिए, 45 विश्वविद्यालय हैं, एक SC का कुलपति, एक ST का और 5 OBC के। 45 में से 7, कितना सामाजिक न्याय देखिए। उससे आगे बढ़िए, OBC के 80% पद खाली है, ST के 83% पद खाली है और SC के 64% पद खाली है। आप बताइए कौन सा सामाजिक न्याय सरकार कर रही है। जो आंखों में दिख रहा है उस पर वो हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को जो अपना जन्म से अधिकार मानते थे, कमजोर वर्गों को, मैंने अपनी कानों से सुना, मैं बच्चों से बैठता हूं, जो कोटे को कोठा कह के जो है अपमानित करते थे। गरीबी एक बड़ा दर्द है, लेकिन जाति भी एक बहुत बड़ा दर्द है। भारत में जाति एक सच्चाई है, जहां आज भी जो है ऑनर किलिंग हो जाती है, जहां आज भी पूरे समाज का बहिष्कार हो जाता है, जहां आज भी जो है अभद्र टिप्पणियां की जाती है, वहां जाति की सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हो। तो मैं नहीं मानता कि ये बेवजह का विरोध क्यों है। और ये अच्छा हुआ कुछ सामान्य जाति के अधिकारियों ने इस्तीफे दिए, मैं उनको बधाई देता हूं कि चाहे वो जानते हुए भी या ना जानते हुए अपने समाज के साथ खड़ा होकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन SC/ST OBC के नेताओं में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है। वो तो मरे हुए हैं, वो तो अपने समाज के हितों के लिए बोल भी नहीं सकते। इतना जुल्म हो रहा है, इतने जो है सरकार सिस्टम खत्म करके आरक्षण खत्म किया, वो तो एक बोल भी नहीं पा रहे। आज इस वजह से एक दर्पण बन गया है कि SC/ST OBC के लोग, इनके बुद्धिजीवी, इनके अधिकारी कर्मचारी, इनके जो है समाज के जिम्मेदार लोग देखें कि इनके हित में कौन खड़ा है, उनके विरोध में कौन खड़ा है, कौन इनके खिलाफ जो एजेंडा चला रहा है, कौन इनके खिलाफ जो आंदोलन कर रहा है। ऐसा ही मंडल कमीशन में हुआ था, जब पिछड़े वर्ग के लिए मंडल कमीशन आया तब भी ऐसा ही हुआ था, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। मीडिया में जिनकी बाहुल्यता वो बैठ कर डिबेट कर रहे हैं, सड़कों पे जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। वही संगठन है जिनको सरकार ने प्रोजेक्ट किया, वही विरोध कर रहे हैं। तो सबके सामने ये पूरा मामला शायद प्रयागराज के मामले को डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है, बाकी उसमें कुछ ऐसा है नहीं। सरकार पढ़ ले, आप लोग पढ़ लो, ओपन डिबेट हो, अगर ऐसी कोई बात है तो ओपन चर्चा हो जाए, समाज के बीच चल जाए, लोगों को पता लग जाए क्या है। यही सच है जो आपके सामने है। सरकार सामाजिक न्याय के नाम पे कमजोर वर्गों के साथ धोखा कर रही है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि यूजीसी का विरोध वही कर रहे हैं जिनको डर लगता है कि हम जातिवाद करेंगे तो उसके खिलाफ हम पर कार्रवाई होगी। तो मतलब साफ है साथियों कि जो जातिवाद की भावना रखते हैं, जो धर्म और जाति को देखकर उत्पीड़न करते हैं, अत्याचार करते हैं, वही जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, यानी यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन साथियों, इसके साथ ये भी कहा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कि जो नियम बनाए जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर न्याय नहीं मिल पाता है। अभी कोई गारंटी नहीं है कि जो यूजीसी का नया नियम लागू हुआ है वो पूर्ण रूप से
ज़मीनी तौर पर लागू हो पाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि किस तरह से जातिगत भेदभाव हो रहे हैं, कैसे सुसाइड कर रहे हैं। रोहित वेमुला का नाम लेते हुए भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बताया कि कैसे जाति उत्पीड़न का शिकार हुआ रोहित वेमुला और किस तरह से उसने सुसाइड कर लिया। तो मतलब साथियों साफ है यहाँ पर कि जो भी आतंकवादी हैं, जो भी इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर यूजीसी का जो नया नियम है वो लागू हो, इसीलिए वो वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। वही साथियों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव कुमार ने यूजीसी को लेकर क्या कहा है, आखिर किस तरह से उन्होंने ये कहा है कि जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आखिर इन चीज़ों को लेकर क्या बोले हैं संजीव कुमार, पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। एससी और एसटी के साथ साथ में ओबीसी के साथ ही भेदभाव होता है, इसको माना गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। ये रेगुलेशन जो अभी 13 जनवरी को लागू हुआ है, इसका नाम मैं बता दूं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन। ये जो लागू होगा, ये लागू होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ कॉलेज हैं या जहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर ही लागू होगा, उससे नीचे लागू नहीं होगा। उच्च संस्थाओं में सिर्फ लागू होगा, वहाँ भी लागू, और कहीं लागू होने की बड़ी बात नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत है। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं ना कि ये SC ST OBC लोगों को तो ठीक नहीं, तो ठीक है, और जनरल के लोग तो हमेशा जातिवाद करते हैं और उनको नहीं रखा गया है, ऐसी बात नहीं है, उन्हें गलतफहमी है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है रेजोल्यूशन नंबर 2 में। रेजोल्यूशन नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इस ऑब्जेक्टिव को, जिससे कि इस देश के लोग ये जान सकें कि ये जितने भी लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये SC ST OBC के फेवर में है, ये जनरल के फेवर में भी, मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ। लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि ये तो SC ST OBC के फेवर में, जनरल के फेवर नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है। टू रेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट कास्ट, रिलीजन भी है, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी, particularly against the member of Shul caste and Shul tribes and socially educated backward class, यानी कि मुख्यतः किन खिलाफ, SC के खिलाफ, ST के खिलाफ और सामाजिक आर्थिक पिछड़ों के खिलाफ। ये यहीं तक खत्म नहीं हो रहा, आगे धारा में और भी लिखा हुआ है, जो लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आगे लिखा हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। वो कौन है, पता कौन है? EWS कौन है? फिर उनके लिए भी है भाई। ये लोग जो ड्रामा कर रहे हैं उन्हें इसका पता ही नहीं है इसमें क्या कहता है। बिना पढ़े लिखे शोर मचा रहे हैं। सही, मैं तो पहले एक चैनल पर कह चुका हूँ कि आगे चल करके ये जो लोग जनरल वाले लोगों को आरक्षण मिलेगा, देना पड़ेगा। SC ST OBC जो इतने कायल हो जाएंगे वो अपने आप सेलेक्ट हो जाया करेंगे, क्योंकि वो लोग अपनी अकल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। बस सब लोगों ने पढ़ा नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है। कुमार विश्वास जैसे आदमी ने, कुमार विश्वास को देखो, मैं एक बता दूँ आपको, किसी भी कानून को, लॉ को, रेगुलेशन को, संविधान को समझने के लिए संवैधानिक माइंड की आवश्यकता है। ये पत्रकारिता वाला माइंड की आवश्यकता नहीं है, ये प्रोफेसर के माइंड की आवश्यकता नहीं है, ये कवि वाले माइंड की आवश्यकता भी नहीं है। आप मुझे बताइए कि आपको अगर बीमार होते हैं तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। तो आप जज के पास तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप वकील के पास जाएंगे, आप इंजीनियर के पास जाएंगे। वो क्यों जाएंगे उनके पास? क्योंकि उन्होंने स्पेशल नॉलेज गेन करी है, उसने अपना 5 साल तक अपना पढ़ाई करी है, उसके बाद भी करी है, उनका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपर्टीज है उनकी, इसीलिए वहाँ जाओगे। इसी तरीके से आप अगर लॉ की कोई चीज़ है तो उसके बाद आप किसी एडवोकेट, और वो भी अच्छे एडवोकेट समझदार, उसके पास जाएंगे। तो ये जो कहानी है, ये जो जैसे आप देखा होगा शंकराचार्य क्या कहते हैं कि धर्म के मामले में हम ही सुप्रीम है, तो लॉ के इंटरप्रिटेशन के मामले में सुप्रीम कौन है? एडवोकेट और जजेस ही सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट को ही किसी भी कानून की व्याख्या करने का अधिकार, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी संविधान ही देता है। तो इसको समझने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया बहुत सी रहा करती है, लीगल माइंड की आवश्यकता, बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें साफ लिखा हुआ है SC और ST और OBC नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ड का इस्तेमाल है, पर्सन विद डिसेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल भी है, और ये लिखा हुआ स्टेक होल्डर। मैं एक बात बता दूँ, इसका मतलब क्या हुआ? SC लिखा हुआ है, ST लिखा हुआ है, OBC लिखा हुआ है, तो ये 3 तो हो ही गए। और ये कह रहे हैं कि साहब इनके लिए बनाया गया, फिर अगर इनके लिए बनाया गया तो इकोनॉमिक सेक्शन का जरूरत क्या है इसमें? EWS क्यों डाल दिया? ये कौन है EWS? ये तो जनरल वाले हैं या धर्म वाले हैं, जो कि SC ST OBC में नहीं आते, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं या बुद्धिस्ट हैं या जनरल वाले हैं, वो भी शामिल हैं। मैं आपको बात एक चीज़ और बताते चलूँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन 2 तरीके का है। तो जाति के आधार पर भेदभाव है,
जाति के आधार पर भेदभाव के बारे में साफ लिखा हुआ 3(1)(c) में कि ये होगा सिर्फ कास्ट और ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, कास्ट और ट्राइब के बेसिस पे होगा। किसके अगेंस्ट होगा? इसमें खाली मेंबर कौन हो सकते हैं, जो विक्टिम कौन हो सकते हैं, वो सकते हैं SC ST OBC के। लेकिन जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतलब वो जाति के आधार की से बात नहीं कर रहा, वो लिंग के आधार की बात कर रहा है, जन्म स्थान की बात कर रहा है, वो जो है अपना कास्ट के आधार की बात भी कर रहा है, वो धर्म के आधार की बात भी कर रहा है। तो उस स्थिति में जब ये डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो किसके अगेंस्ट होगा? वो होगा स्टेक होल्डर के अगेंस्ट। वो SC ST OBC के अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा। स्टेक होल्डर में SC आते हैं, ST भी आते हैं, OBC भी आते हैं, जनरल वाले भी आते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें, सभी आते हैं। तो इसीलिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है बिना इस कानून को, बिना रेगुलेशन की बारीकियों को समझे हुए। ये जो विरोध कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। EWS कैटेगरी जब इसमें शामिल है तो जनरल वाले भी विक्टिम हो सकते हैं, इसका मतलब ये भी है। तो ये सब झूठ चल रहा है। जैसे आपने कुमार विश्वास की बात करी, मैंने बहुत सी और भी देख रहा हूँ। इन लोगों को मुझे लगता है किसी एडवोकेट की राय लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज दुनिया भर भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। जरूरत क्यों पड़ी सर बनाने की? जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि पूरे देश भर में लंबे समय से, आपसे नहीं बोल, लंबे समय से जाति के आधार पर और अन्य आधारों पर भेदभाव चल रहा था। स्टूडेंट के साथ में, टीचर के साथ में, स्टाफ के साथ में, इवन BC के साथ में भी। इसमें वाइस चांसलर भी विक्टिम हो सकता है। इसमें ये नहीं है कि स्टूडेंट के लिए, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, स्टूडेंट के साथ साथ स्टाफ के लिए भी है, वाइस चांसलर के लिए भी है, और बाकी नॉन स्टाफ है उनके लिए भी, सभी के लिए लागू है। तो जो लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि किसी भी स्टूडेंट के साथ में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मैं आप एक बात और क्लियर कर दूँ इसमें आगे अपनी बात बोलने से पहले, ये सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता, धर्म के आधार पर भी करता है, धर्म के आधार पर भी करता है, और लिंग के आधार यानी कि जेंडर के आधार पर, अलग-अलग के आधार पर भी करता है। इसके अलावा जन्म स्थान के आधार पर भी करता है कि जन्म स्थान अगर सब आपका, जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र लोग क्या करते हैं कि यूपी के लोग वहाँ से भगाते हैं कि ये तो यूपी वाला है, तो उस आधार पर उसका अपमान करना, इसमें ये भी अपराध है, चाहे वो कास्ट इसकी कोई भी हो, करने वाला कोई भी हो, कराने वाला कोई भी हो। जैसे दिल्ली में कह रहे थे तू तो बिहारी है, बिहारी कहना, ये अपराध है। जन्म स्थान के अपराध, इसमें अपराध की बात नहीं है। इसमें जो है एक तरीके से इस जो भी करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात है, अपराध घोषित नहीं करता ये। देखो गलत तो है ना, हाँ गलत है, उसके बेसिस पर उस स्टूडेंट के खिलाफ, टीचर के खिलाफ जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसमें एक्शन हो सकता है। जैसे कि जो स्टूडेंट को सस्पेंड किया जा सकता है, निकाला जा सकता है स्कूल से, या कुछ और पनिशमेंट दिया जा सकता है। और ऐसे टीचर, प्रिंसिपल सभी के संबंध में ऐसा लागू है। तो ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जाति के आधार पर इन्होंने पता नहीं क्या क्या SC OBC को जोड़ लिया है, जब OBC के साथ अब जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे तो जाति के आधार पर उनके लिए कानून भी बनेगा। इसमें जाति के आधार पर OBC के साथ ही भेदभाव होता आ रहा है। आप लंबे समय से वीडियो बना भी रहे हैं कि छुट्टियाँ किसी की काटी गई थी कुछ समय पहले, यादवों की। इसका मतलब उसके खिलाफ किसके आधार पर भेदभाव हुआ? जाति के आधार पर भेदभाव हुआ था। और भेदभाव करने वाले कौन थे? अपर कास्ट के लोग। मुझे आप ऐसा एक भी इंसिडेंट बता दें जिसमें कि शुल्क कास्ट ट्राइब्स के लोगों ने जनरल कास्ट के लोगों का कोई जाति के आधार पर भेदभाव किया हो। जब जाति के आधार पर भेदभाव जनरल वाले ही करते हैं, SC ST के लोग करते नहीं हैं, तो जनरल वालों के लिए जाति का भेदभाव कैसे होगा? ये होता ना सर, ये अब नहीं होता। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, जो अगर रिपोर्ट जो है जो दिग्विजय सिंह कमेटी की रिपोर्ट है, बाकी और रिपोर्ट अभी आ रही हैं, वो इस बात को बताती हैं कि पिछले 19 से लेकर के और आज 25 तक जो है 173% जो घटना है कंप्लेंट बढ़ी हैं। तो ये क्या दिखाती हैं कि आज के समय भी भेदभाव चल रहा है। ये पुराने ज़माने के भेदभाव के लिए लॉ नहीं लाया गया रेगुलेशन। ये नहीं कि साहब हमारे लोग बहुत से तर्क पेश कर रहे हैं जनरल वाले कि हमारे पेरेंट्स ने, फादर ने कोई अगर अपराध किया था, गलत काम किया, तो हमें सज़ा क्यों दी जा रही है? ये उनके अपराध के लिए सज़ा नहीं है, उन गलत काम की सज़ा नहीं दी जा रही है। पहली बात तो ये है कि ये जो आज के समय में जो भेदभाव कर रहे हैं कुछ लोग, मैं सभी प्रकाश को तो नहीं कहूँगा, सभी प्रकाश भेदभाव करते भी नहीं है, तो जो लोग भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर, किसी और आधार पर, उन सभी के लिए नियम बनाया गया है। जो आज कर रहे हैं पुराने से सिर्फ जोड़ने, कन्फ्यूज करने की कोशिश समाज को, देश को ना करें। आज भी जो रहत बोमुला का जो वहाँ पर कांड हुआ था, पता ही है, पायल तड़वी का कांड हुआ था बम्बई महाराष्ट्र में, और बाकी और भी बहुत सी जगह पर इस तरह के जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनके लिए लाया गया। उस पर जो वेल रिसर्च करने के बाद में ये बात सामने आई थी कि भेदभाव करने के बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जाति के आधार पर भी तो होता ही है, उसके आधार पर और आधारों पर भी होता है। सारे आधारों को जोड़ करके 6 आधार इसमें जोड़े गए हैं, उनके आधार पर ये रेगुलेशन लाया गया। तो किसी जाति धर्म के ना अगेंस्ट है ना खिलाफ है, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, ये रेगुलेशन ये कहता है। कुछ लोगों का ये कहना है नियम तो ये बना दिए, लेकिन इनमें अपराध तो मतलब इन्होंने नहीं बताया कि किसकी क्या सजा होगी सर। नहीं, देखो ऐसा है कि नियमन जो है ये रेगुलेशन बोलते हैं, रेगुलेशन में कभी अपराध होते भी नहीं है।
अपराध की बात नहीं होती, लेकिन इसमें एक धारा लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं कि इसी में ये लिखा हुआ है कि जब आप कंप्लेंट करेंगे, जैसे किसी के साथ भेदभाव होगा, भेदभाव 2 तरह के होते हैं। पहले मैं इसमें और क्लियर कर दूं, लोगों ये भ्रम है। एक तो जाति के आधार पर भेदभाव की बात है इसमें, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जिसको 3(1)(c) में है, और दूसरा भेदभाव क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, जो वो जाति के आधार पर सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता, वो अन्य आधारों पर ही बात करता है। वो आधार क्या है, द्वारा मैं उसको बता दूं कि वो आधार हो सकता है धर्म के आधार पर, वो आधार होता है रेस के आधार पर, वो आधार हो सकता है कास्ट के आधार पर, वो आधार हो सकता है जेंडर यानी कि लड़का लड़की के आधार पर, वो हो सकता है प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, वो हो सकता है विकलांगता के आधार पर। अगर किसी विकलांग का भी कोई व्यक्ति कर रहा हो, उस व्यक्ति को इसमें एक्शन लिया जा सकता है। एक तो बात ये होगी। और दूसरी बात ये बता दूं आपको, अगर किसी ने कंप्लेंट की है इस संबंध में कि किसी ने मेरे साथ भेदभाव किया है और रेवोल्यूशन में कवर करता है, तो जब वो कंप्लेंट की जाएगी तो उसके बाद उसकी ड्यूटी ये भी बनती है कि अगर कोई ऑफिस बन रहा होता है तो वो पुलिस को इंटीमेट करेंगे। ऑफिस बनने के लिए ये रेवोल्यूशन नहीं है, ऑफिस बनने के लिए पुलिस के पास जाना पड़ेगा, वो पुलिस एफआईआर करके काम करेगी। कि एक बात और ये, जब कंप्लेंट करेंगे तब भी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद जब कंप्लेंट करने के बाद में इंक्वायरी होगी, टाइम बाउंड इंक्वायरी होने के बाद में जो कंप्यूटर अथॉरिटी है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हेड है, वो जो डिसीजन लेगा, उस डिसीजन को बाद में अगर वो ये पाएगा कि इसमें तो जाति के आधार पर कोई या किसी और आधार पर अपराध भी बनता है, तो अपराध बन सकता और नहीं बन सकता है। किसी को बिहारी कहना क्या अपराध है, लेकिन किसी को चमार कहना, भंगी कहना अपराध है। तो अपराध कहाँ पर है, ये अपराध है SC एक्ट के तहत और ये अपराध है सिविल राइट्स एक्ट के तहत। तो ये जो जाति के आधार पर अपराध अगर बनेगा तो उसकी सूचना शुरू में भी और इंक्वायरी खत्म होने के बाद भी इनकी ड्यूटी बताई गई है। इसमें आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, फिर पुलिस उसको लॉ के अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेगा। तो इसमें ड्यूटी खुद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बताई गई है, इस कमेटी की बताई गई है कि खुद पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये अपराध के लिए नहीं है, ये इंटीमेट करने के लिए अपराध। लेकिन बाकी दो कॉलेजेस में जहाँ भेदभाव करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन जो हेड जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसका हेड ले सकता है, ये इसमें व्यवस्था है। तो इसकी जो कमेटी बनाई जाएगी ये इसकी क्या संरचना होगी, कैसे बनेगी? देखिए ऐसा है, इसमें 10 लोग होंगे, 10 मेंबर हैं, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, बाकी 9 मेंबर होते हैं। इसमें मैं आपको एक बार बता दूं कि जो चेयरपर्सन होगा, इस हेड होगा कमेटी का, हेड जो होगा वो कौन होगा, वो एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन मतलब ये है कि कोई भी अगर यूनिवर्सिटी है तो उसका वाइस चांसलर, इसी तरीके से अगर कोई कॉलेज है तो उसका प्रिंसिपल, कोई इंस्टीट्यूशन है 3 कैटेगरीज में, इंस्टीट्यूशन कोई अगर है तो उसका डायरेक्टर। तो ये एक तो पहले देश के सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक तो ये नियम लागू है, कुछ चीज़ में छोड़ा नहीं गया, एक तो बात ये हो गई। तो अब ये जो हेड बनेंगे, ये हेड एक तो वो होगा जो उसका वाइस चांसलर हो गया, दूसरा क्या होगा 3 प्रोफेसर होंगे या सीनियर फैकल्टी में होंगे, वो उसके मेंबर बनेंगे। 3 मेंबर बनेंगे प्रोफेसर, एक हो गया हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो कि वहाँ का आप ये समझ लीजिए कि वो वाइस चांसलर वगैरह लोग होंगे, एक स्टाफ मेंबर को लिया गया है इस कमेटी में, और एक चौथा जो कैटेगरी है वो है 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी लोगों में से जो समाज के लोग होते हैं उनमें से 2 लोग रिप्रेजेंटेटिव ले जाएंगे। इसके अलावा 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी ले जाएंगे जो इसमें कमेटी में। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेटर होगा। इस तरह 10 लोग होंगे। 10 लोगों में से हेड कौन होगा, वो चेयरमैन होगा। आप ये देख रहे हैं कि पूरे देश में जब SC ST और OBC के लोग BC ही नहीं बने हुए, मैं ये डाटा भी देख रहा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 45 यूनिवर्सिटी में से एक SC का BC है, एक ST का BC है और 5 लोग OBC के BC हैं। तो बाकी के लोग तो जो है जनरल के ही BC बने हुए हैं, और बाकी जो प्रिंसिपल हैं और बाकी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं वो भी सेम पोजीशन है। तो इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं, जनरल वाले अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। और एक बात और बता दूं आपको कि ये भ्रम फैला हुआ है पूरे देश में, मैं कई चैनल्स पर देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जो कमेटी बनेगी, जैसे इक्विटी कमेटी कहा गया, डिसीजन लेगी, इक्विटी कमेटी में सारे के सारे SC ST और OBC लोग रखे गए हैं। ऐसी बात बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो जाति के आधार पर रखे जाएंगे, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस एक बंदा हो सकता है कम से कम, और इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट का एक हो सकता है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक। 3 लोग जाति के आधार पर हो सकते हैं। बाकी एक वुमेन वो किस जाति की हो सकती है, डिसेबिलिटी पर्सन होगा वो किस जाति का हो सकता है, और बाकी जो बचे 5 तो वो तो किसी के भी हो सकते हैं। और तो किसी के हो सकते मतलब ये हुआ है कि जो दो एक्स ऑफिसर चेयरमैन है, यानी कि जो BC है वही डिसीजन लेगा इसमें किसको रखा जाना किसको रखा नहीं जाना। वो जिसको चाहेगा प्रोफेसर को अपनी जाति का किसी और जाति को वो रखेगा। तो सिर्फ 3 लोग ही इसमें कास्ट के विषय रखे गए हैं। जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सारी की सारी कमेटी SC ST OBC के लोगों से बनी होगी, जनरल का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, टोटल गलत है, झूठ है, मिस इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जाने के लिए सरकार को इन खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है।
कहना कि हमारे बच्चे अब पढ़ नहीं पाएंगे, उनके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा, जेल चले जाएंगे। ऐसा है 1989 से SC एक्ट लगा हुआ है, इस रेवोल्यूशन में ना हो तब भी लगता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में अभी भी लगता है। स्टूडेंट अगर दूसरे स्टूडेंट से जातिगत भेदभाव करता है तो SC आज भी लगता है, प्रोफेसर लगता है, स्टूडेंट में लगता है, BC में सब पे लग सकता है। बहुत से केसेस हमारे यहाँ देश में चल रहे हैं, तो इससे कोई SC लगने का कोई कंसर्न नहीं है। वो तो ये रेवोल्यूशन ना भी हो तो लॉ पहले से 89 से बना हुआ है, तो क्या 89 के बाद लोगों ने पढ़ना, बच्चों ने पढ़ना जनरल के बंद कर दिया क्या कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज़ में जनरल के जो लोग बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ना बंद कर दिया 89 के बाद में? 89 तो आया बहुत बाद में। मैं आपको बता दूं कि 1955 में सिविल राइट्स एक्ट बना था जिसमें इसी तरह की व्यवस्था थी, तो तब से बच्चे पढ़ने रहे क्या? कुछ ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब झूठी बातें हैं। पर सर इस रूल में एक बात ये समझ में नहीं आ रही, अगर कोई BC या प्रिंसिपल या डायरेक्टर वो भी तो शोषण कर सकता है, कर सकता है। उसमें कौन कार्रवाई करेगा? देखिए इसी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वैसे तो इसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो होगा वो एक्स ऑफिस चेयरपर्सन होगा, यानी कमेटी का मुख्य कौन होगा? उस इंस्टीट्यूशन का हेड, यानी कि जो कमेटी बनेगी उसका वाइस चांसलर उसका हेड होगा, अगर यूनिवर्सिटी की बात है तो ये समझ लीजिए। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि वाइस चांसलर ही कास्ट के आधार पर, आधार आधार पर डिस्क्रिप्शन कर रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इसी में लिखा हुआ है, इसमें रेवोल्यूशन नंबर 8 है, इसका 8 नंबर का रेवोल्यूशन कहता है कि द प्रोसीजर इन केस ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अगर भेदभाव होता है, किसी इंसिडेंट होती है तो उसका प्रोसीजर क्या हुआ। इसके 8 के F क्लॉज है, वो क्या कहता है? इन द इवेंट एनी कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर कोई कंप्लेंट इस रेवोल्यूशन के तहत हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन BC के अगेंस्ट, प्रिंसिपल अगेंस्ट की जाती है, तब क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। ये लिखा हुआ था मीटिंग ऑफ द इक्विटी कमेटी शेल बी चेयर्ड बाई, तो जो इक्विटी कमेटी बनी जो डिसीजन लेती है इसमें, उसका चेयरपर्सन कौन होगा? कोऑर्डिनेटर ऑफ द EOC। फिर वाइस चांसलर के अगेंस्ट कंप्लेंट है, या किसी प्रिंसिपल के खिलाफ कंप्लेंट है, या किसी डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट है इंस्टीट्यूशन में, तो उस स्थिति में ये तीनों लोग उस कमेटी के चेयरपर्सन नहीं होंगे। EOC जो एक का कोऑर्डिनेटर होता है वो उसका चेयरपर्सन होगा। आगे वो भी लिखा हुआ है, चेयरपर्सन के बाद में फिर क्या होगा? अगर कमेटी रिपोर्ट भेजती है तो किसको भेजेगी? वो BC को नहीं भेजेगी, BC तो उसमें खुद ही जो है एक तरह से वो गलत काम कर रहा है, तो उसकी रिपोर्ट जाएगी द एंड रिपोर्ट ऑफ द इक्विटी कमेटी शेल बी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब जो इंस्टीट्यूशन का हेड है, BC का ऊपर कौन हायर अथॉरिटी है, वहाँ जाएगी HRD मिनिस्ट्री के पास, या कोई और अथॉरिटी जिसके पास जाएगी। वो अथॉरिटी कौन होगी? वो इस रूल से गवर्न नहीं होगा। इसमें एक बात बता दूं, इसके अलावा इसमें दूसरा एक एक्ट और लगता है, उसको पूरा पढ़ने के बाद दोनों को समझने के बाद में तब पता चलता है कि मतलब क्या है। जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें रेगुलेशन नंबर 3 का है, इसमें 3.2 ये कहता है कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो इसमें इस्तेमाल किए गए इस रेवोल्यूशन में, लेकिन डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो वो कहाँ डिफाइन किए गए हैं, कहाँ से लिए जाएंगे? वो लिए जाएंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, 1897 के कानून है, उसके तहत जो परिभाषा वहाँ से ली जाएगी। इसके अलावा जो है इसमें लिखा हुआ है, हाँ बस ये वहाँ से ली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशन का हेड और वाइस चांसलर कोई भी इसमें रेवोल्यूशन के तहत जाति आधार पर क्या भेदभाव कर रहा है, तो वो तो मीटिंग की चेयर नहीं करेगा, यानी कि वो चेयरपर्सन नहीं होगा, नंबर 1। वो होगा एक दूसरा कोऑर्डिनेटर। उसके अलावा उसकी कमेटी की रिपोर्ट भी उसके पास नहीं जाएगी, वो जाएगी उससे ऊपर, मुझे लगता है कि सेक्रेटरी या किसी और के पास जाएगी, उसके पास नहीं। तो इसीलिए इसमें बिल्कुल निष्पक्षता के साथ में किसी तरह बायसनेस ना हो जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना। ये हमारी सरकार UGC को पागल थोड़ी बैठी हुई है कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसी चेयरपर्सन बनाया सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है, तो लॉ के अगेंस्ट हो जाता। तो उसका ध्यान रखा गया। विरोध तो बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये तक वो दे रहे हैं अपना इस्तीफा इस मामले को लेकर सर। अरे कुछ नहीं, ड्रामा कर रहे हैं वो लोग, कोई इस्तीफा नहीं दे रहे। उनको तो मैंने देख रहा था किसी और बहुत सारी चीज़ों के वजह इस्तीफा बात कर रहे हैं वो, कोई कह रहे हैं शंकराचार्य का ऐसा हुआ है, कभी कह रही है ये कुछ नहीं है, उसका पॉलिटिकल स्टंट है, वो कुछ नहीं। मैं ऐसे इस्तीफे को कुछ नहीं मानता हूँ। आप ये देखेंगे आगे चल करके पता चल जाएगा इसका इस्तीफा जो क्यों दिया गया, उसके पीछे कोई और रीजन नजर आ जाएगा आपको। अभी आप आगे चल रही थी इस कहानी को तो पता चल जाएगा ये सब बेकार की बात है, कोई इस्तीफा किसी ने दिया हुआ है। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ साफ कह दिया कि जो UGC का नया नियम आया है वो सभी वर्गों के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ OBC और SC ST समाज के लिए है, वो सभी पर नियम लागू होता है। जो भी जातिवादी मानसिकता का होगा, जो जातिगत भेदभाव करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन समझ से परे है साथियों कि आखिर सवर्ण समाज के लोग मैदान में क्यों उतरे हैं। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।